हमारे पास जो बची है वो किस प्राइस पे होगी? कैसे पता चलेगा किस पे? एक इतनी सी ड्रमी है, उसके अंदर मैं गंदम डाली जा रहा हूँ। पहली दफ़ा मैंने खरीदी वो 2400 रुपये मन खरीदी, दूसरी दफ़ा खरीदी वो मैंने 3000 रुपये मन खरीदी, तो उस ड्रमी के अंदर सारी इकट्ठी हुई जा रही है, तो ये एवरेज आ गई ना। तो फाइफो कब लगा? जब अलग-अलग पड़ी होगी हमें पता होगी इसकी प्राइस ये, इसकी ये, इसकी ये। इसको थोड़ा सा, बात आपकी ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें। जहां पे आपके पास मटेरियल इजीली असर्टेनेबल हो, आइडेंटिफाइबल हो कि कौन सा मटेरियल कितनी प्राइस वाला है, वहां पे आपका फाइफो लगता है। मतलब आपके जो कमोडराइज है, चीनी है, ये तो एक जगह इकट्ठी पड़ी है, आपको नहीं पता 200 वाली कौन सी थी और 400 वाली कौन सी है। ठीक है, एक जगह इकट्ठी करके रख लेते, गंदम एक जगह इकट्ठी करके रख लेते। तो ऐसी जगहों के ऊपर आपका वेटेड एवरेज लगता है, ना कि फाइफो। आपके पास 4 गाड़ियां पड़ी हैं बेचने के लिए, गाड़ियों का पता है कि ये कितने की है, ये कितने की, ये कितने की है। तो वेयर यू कैन इजीली असर्टेनेबल द स्टॉक, वहां पे आपका फाइफो बेसिस प्रेफरेबल है, और दूसरी केस के ऊपर वेटेड एवरेज। यही बात इसने यहां पे लिखी है, are not readily identifiable, a person may accounting for that stock on the FIFO or the average cost method। ऑप्शन दे दी है जहां पे readily identifiable नहीं है। ठीक है, जहां पे readily identifiable होगा वहां FIFO लगेगा, जहां पे readily identifiable होगा वहां पे FIFO ही लगेगा। जहां readily identifiable नहीं है वहां उसके पास ऑप्शन दे दिए कि तुम FIFO लगा लो या वेटेड एवरेज। वो फिर आपने सिचुएशन को देखते हुए उस लिहाज से लगाना है। ठीक है, ये इसकी थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थे छोटे छोटे। अच्छा, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आईकैब का फेवरेट बनता आया है पिछले कुछ अरसे में, खास तौर पे पिछली 3-4 अटेम्प्ट्स में, इसमें आ रहा होगा कहीं पे बैड डेट्स। वो पेज नंबर बताते हैं जरा मुझे। ये वो एक्सपेंडिचर्स जो कल पढ़े थे ना, उसके आसपास ही होना कहीं पर। हाँ, सेक्शन 29 है जी, पेज नंबर 81। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैड डेट्स। अभी आज तो शायद टाइम ना बचे, बाकी कल इंशाल्लाह हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे ताकि पता चले हमने जो पढ़ा है वो समझ भी आ रहा है कि नहीं। कल से इनके कुछ इनकम फ्रॉम बिजनेस के कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट रह गए, उसके अलावा सारे दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट जो भी हमारा रह गया बैड डेट्स का। यार एक तो बैड डेट्स हमने पढ़े थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, पढ़ा थे ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, उसकी कुछ कंडीशंस बनी थी उस टाइम पे। ठीक है, कि आपका रेंट एग्रीमेंट बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, आपने कोशिश कर ली पूरी पैसे निकलवाने की, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। उसके पास कोई और हमारी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपने हर लीगल हरबा संभाल लिया, लेकिन आपको पता है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। हाँ, तो ये तो उधर था। अब एक इनकम फ्रॉम बिजनेस में बैड डेट्स। A person shall be allowed a deduction for a bad debt। ये बात याद रखिएगा, बैड डेट की डिडक्शन अलाउ करने की 4 कंडीशंस हैं टैक्स की नज़र में। टैक्स की नज़र में बैड डेट की जो डिडक्शन है वो अलाउ करने की 4 कंडीशन है। A person shall be allowed a deduction for a bad debt in a tax year if the following conditions are satisfied। Following conditions satisfied हो: the amount of the bad debt was previously included in the person income from business chargeable to tax। जो अमाउंट बैड डेट हो रही है वो पहले इनकम में चार्ज की हो। ये बात हमने उसमें भी पढ़ी थी। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने किसी को सेल की है, सेल की है तो आपकी एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट। ठीक है, 2020 में आपने ये एंट्री की, 2021 में जाके पता चला बंदा रिकवरी नहीं दे रहा, तो 20 में उस रेवेन्यू के ऊपर टैक्स लग चुका है, उसको इनकम में चार्ज कर चुके हैं।
ठीक है, ऐसे ही है ना। तो 21 के अंदर आपने उसको बैड डेट कर दिया, तो वो कहना ये चाह रहा है कि ऐसी अमाउंट बैड डेट कर सकते हैं जो पहले कहाँ चार्ज की गई हो, इनकम के अंदर चार्ज की गई हो। इसके ये वाला कॉन्सेप्ट सुन के कोई समझ में आता है कि कोई ऐसी अमाउंट भी हो सकती है जो इनकम में चार्ज ना की हो फिर भी बैड डेट हो जाए? क्या ख्याल है? कोई ऐसी अमाउंट होती है जो इनकम में चार्ज ना की हो और लेकिन फिर भी बैड डेट हो जाए कंपनी के लिए? जो कैश में बहुत अच्छे भाई, कैश में ट्रांजैक्शन कर ली तो बैड डेट कैसे हो गई? बैड डेट तो उधार ही होगा ना यार। आपने अपने किसी एम्प्लॉय को लोन दे दिया, ठीक है, क्या एंट्री की? लोन रिसीवेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अगले साल उसने लोन नहीं दिया, वो कहता जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो जो लोन लिया हुआ था वो क्या हो गया? दिया हुआ था क्या हो गया? बैड डेट हो गया। बैड डेट हो गया ना, एम्प्लॉय पैसे नहीं देगा, जॉब भी छोड़ के चला गया, दौड़ गया। तो क्या ये बैड डेट टैक्स की नजर में बैड डेट है? नहीं है ना, क्योंकि लोन दिया था एम्प्लॉय को, ये पहले कौन सा इनकम में चार्ज किया हुआ था? समझ लगी बात? तो जब लोन दिया एम्प्लॉय को, वो पहले इनकम में नहीं चार्ज किया हुआ, तो इस वजह से बैड डेट टैक्स की नजर में सिर्फ वही अलाउ है जो पहले कहां चार्ज किया हो, इनकम के अंदर चार्ज किया हो। सही है, इसके साथ लिख ले, लोन टू एम्प्लॉय is also a bad debt if he not paid, but tax cannot allow it as an expense because it was not previously charged in income. बाकी उर्दू तर्जुमे में आप खुद लिख लें। उर्दू तर्जुमा कर ले इसका, और क्या, उर्दू में लिख लें, कोई नहीं। ये पहले पॉइंट के साथ है। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा ये है कि बैड डेट सिर्फ वही एक्सपेंस के तौर पे अलाउ किया जाएगा जो पहले इनकम में चार्ज हुआ हो। जैसा कि एम्प्लॉय को दिया गया हुआ लोन भी बैड डेट हो सकता है, लेकिन वो अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अभी पूरा हो रहा है, क्योंकि वो पहले इनकम में चार्ज नहीं किया गया। चलें आगे, दूसरा पॉइंट। हाँ जी, सिर्फ सेल्स के बदले में कह सकते हैं, लेकिन इनकम में जो पहले चार्ज किया हो अमाउंट वही बैड डेट हो सकती है, बस। अच्छा, इसका जो दूसरा पॉइंट है ये अभी नहीं बता रहा, इसको जरा लाइन लगा लें, इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं बता रहा। द डेट, अगला पॉइंट, द डेट और द पार्ट ऑफ द डेट इज रिटन ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन इन द टैक्स ईयर। अच्छा, वो वाला बैड डेट अलाउ होगा जो अकाउंट्स ने भी एज एन बैड डेट ले लिया हो, जो अकाउंटिंग ने भी एज ए बैड डेट ले लिया हो, वही वाला बैड डेट अलाउ होगा। देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द डेट इज इररिकवरेबल। रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इस बात को यकीन करने के लिए कि जी पैसे वापस नहीं मिलने। द अमाउंट ऑफ द डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर shall not exceed the amount of the debt written off in the accounts of the person in the tax year. डिडक्शन के लिए जो अमाउंट अलाउ की जाएगी वो उससे ज्यादा नहीं होगी जितना बैड डेट अकाउंट में चार्ज कर दिया होगा। ठीक है, तो ये चार बातें हैं। पहली बात तो ये कि बैड डेट हमने उसको करना है जो पहले हमने इनकम में चार्ज किया था। ठीक है, दूसरी बात ये, बैड डेट वो अमाउंट की जाएगी, वो वाली आइटम की जाएगी जो अकाउंट्स में भी एज ए बैड डेट के तौर पे चार्ज की गई है। तीसरी बात ये
कि हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं ये जानने के लिए कि अब पैसे रिकवर नहीं होने, बैड डेट हो गए। चौथी बात ये, जितनी अकाउंट्स ने बैड डेट की अमाउंट चार्ज की है उससे ज्यादा की बैड डेट की अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते। ये चार बातें हैं, ठीक है। तो ये चार बातें आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये बैड डेट्स के टाइम पे हम इन चार बातों को देखा करेंगे। अच्छा, आगे जो उसने लिखा है वो आपको वैसे समझाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये जहन में आई कि बैड डेट हमारे पास हो सकता है दो तरह के आ रहे हो ना। एक वो बैड डेट जो अकाउंट्स ने की है, एक वो बैड डेट जो टैक्स के नजर। अब मुझे पहली बार ये बताएं, जो अकाउंटिंग बैड डेट अगर उसने दिए होंगे हम उसे क्या करेंगे? रिवर्स बैक कर देंगे, जिस तरह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो अकाउंट की जो बैड डेट होगा उसको चुप करके जितनी अमाउंट लिखी है वो हमने उसको रिवर्स कर देना है। तो ऐड कर देना है अकाउंटिंग बैड डेट्स को। तो लेस क्या करना है? टैक्स बैड डेट्स को। ये टैक्स वाले ने हमें बताए होंगे कि टैक्स ने हमें कितना बैड डेट अलाउ किया। ये क्वेश्चन में टैक्स वाला हमें बताता होता है कि टैक्स ने हमें कितना बैड डेट अलाउ किया। तो टैक्स बैड डेट्स को हम लेस कर देंगे। स्टेप वन हमारा ये होगा। फॉर एग्जाम्पल ये केस हुआ 2010 में। 2011 के अंदर हमें उन बैड डेट्स के नजदीक रिकवरी मिल गई। हमने 2010 के अंदर बैड डेट किए, 11 में हमें उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिकवरी मिल गई। अब अगर बैड डेट्स दो तरह के थे, अकाउंटिंग भी और टैक्स के भी, तो रिकवरियां भी दो, एक अकाउंटिंग के नजदीक रिकवरी होगी, एक टैक्स के नजदीक रिकवरी होगी। तो ये पहले बता दें कि जो अकाउंटिंग के नजदीक रिकवरी होगी वो उसका हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे ना, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड की होगी। तो अकाउंटिंग रिकवरी जो होगी मैं यहां पे लेस कर दूंगा और ऐड कौन सी करूंगा? बैड डेट की, टैक्स की नजर में जो रिकवरी है कौन सी करूंगा? टैक्स की रिकवरी। यहां तक बात समझ लगी है? बैड डेट अकाउंटिंग के नजदीक भी है और टैक्स के नजदीक भी है। रिकवरियां भी अकाउंटिंग के नजदीक भी है और टैक्स के नजर भी है। जो बैड डेट होगा अकाउंटिंग वाला वो तो चुप करके ऐड बैक कर देना प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, ठीक है। उसकी कोई हमने कैलकुलेशन नहीं करनी। उससे लिखा होगा कि जी अकाउंटिंग बैड डेट इतना है, वही फिगर उठानी है और ऐड बैक कर। जिस तरह डेप्रिसिएशन है कि हम अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन नहीं मानते, हम कौन सी डेप्रिसिएशन मानते हैं? टैक्स की। इस केस में एक और बात यह है कि जो टैक्स का बैड डेट है वो भी हमें गिवन होगा, ठीक है। तो टैक्स वाले बैड डेट को हमने उठा के चुप करके, टैक्स ने कह रहे हैं जी मेरी नजर में इतना बैड डेट हो जाएगा, तो वो हमने लेस कर देना है, ठीक है। 2011 में मुझे रिकवरी हो गई। रिकवरी के केस में अकाउंटिंग वाला बताएगा कि भाई मेरी इतनी रिकवरी हो गई थी और मैंने इन प्रॉफिट में ऐड कर दी, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? लेस। यानी कि ना इसके लिए मैंने कोई कैलकुलेशन करनी है, ना इसकी अकाउंटिंग बैड डेट के लिए कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इनको यहां पे ऐड कर देना, रिकवरी को यहां पे लेस कर देना। अब बात आती है टैक्स रिकवरी। टैक्स की जो रिकवरी है इसके लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़नी है और हमेशा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि चला करेगा, ठीक है। ये याद रखना है कि टैक्स की जो रिकवरी होगी बैड डेट की वो हमेशा एक फॉर्मूले से निकाली जाएगी। अब वो फॉर्मूला क्या है? ये आपकी बुक्स में मैं देखता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। Here is the amount received against the return of debts, यानी कि अमाउंट रिकवर्ड। मैं साथ साथ यहाँ पे लिखी जाऊंगा
पढ़ता भी रहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अमाउंट रिकवर्ड, जो ए लिख रहा है वो इज द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट द रिटर्न ऑफ डेट, यानी कि जो बैड डेट आपने कर दिए थे उसके अगेंस्ट आपको जो पैसे मिले, तो ए क्या आ गया आपका अमाउंट रिकवर्ड, एंड बी इज द डिफरेंस बिटवीन द होल अमाउंट ऑफ बैड डेट एंड द बैड डेट अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि अमाउंट रिकवर्ड में से लेस करें, अमाउंट रिकवर्ड में से लेस करें क्या, होल एक्चुअल बैड डेट, होल की जगह लिखते हैं एक्चुअल बैड डेट, जो मेरे एक्चुअल बैड डेट हुए थे, लेस बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन बाय टैक्स। ठीक है, तो इन दोनों को जो अमाउंट लेस करके आएगी वो मैंने यहां से लेस कर देनी, इसमें से ये फिगर मेरी या पॉजिटिव आ जाएगी या नेगेटिव आ जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं, फोकस रखना है बस। अभी इसकी एग्जांपल भी साथ ही कराऊंगा। ये फॉर्मूला किसका है पहले ये बताएं, टैक्स की रिकवरी का। ये कब यूज होगा, जब हमें टैक्स की नजर में कुछ रिकवरी आ जाएगी, यानी कि बैड डेट्स की रिकवरी आएगी तो उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कि टैक्स के नजदीक रिकवरी कितनी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई कब होना है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होना है जब मुझे बैड डेट्स की रिकवरी मिलेगी, जब बैड डेट्स की रिकवरी मिले। अगर सवाल में रिकवरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ ये बताया हुआ कि बैड डेट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, जस्ट अकाउंटिंग बैड डेट ऐड और टैक्स की बैड डेट लेस। फिर ये वाले काम पे हमने पढ़ना ही नहीं है। इस काम में तब पढ़ना है जब पता चलेगा कि उसकी रिकवरी भी हो गई है। तो अकाउंटिंग रिकवरी को कुछ नहीं करना है, वैसे ही हमने लेस कर देनी है, टैक्स की रिकवरी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहली बात जो याद रखनी है, जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये फॉर्मूला किस चीज का है, रिकवरी का, बैड डेट की रिकवरी का विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्स। अमाउंट रिकवर्ड, कितनी अमाउंट रिकवर्ड हुई है एक्चुअल में। ठीक है, एक्चुअल में मुझे कितनी अमाउंट रिकवर्ड हुई है, इसमें से लेस कर दें एक्चुअल बैड डेट, जो मेरे एक्चुअल में बैड डेट हुए थे, लेस बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन बाय टैक्स, जो टैक्स ने मुझे बैड डेट डिडक्शन के तौर पे अलाउ किए। इन दोनों का जो भी फायदा फिगर आएगी उसको कहां से लेस करनी है, अमाउंट रिकवर्ड। इन दोनों का जो भी फिगर आएगी उसको क्या करना है, अमाउंट रिकवर्ड से लेस कर देना। इन दोनों में क्या है, एक्चुअल बैड डेट और बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन बाय टैक्स। ठीक है, इसके नीचे एक एग्जांपल दी है, वो जी मुझे ये एग्जांपल कराने दे, हो सकता है आपका सवाल क्लियर हो जाए। बाल लिमिटेड रोट ऑफ अ डेट अमाउंटिंग टू ₹5 लाख इन जून 2007 में उसने बैड डेट कर दिया। ठीक है, सूट कौन सा, पेंट कोट वाला के साथ वाज, मैं शायद सूट हैंग्ड की बात कर देगा, वाज हाउएवर फाइल्ड बाय द कंपनी फॉर द रिकवरी ऑफ डेट। कंपनी ने रिकवरी के लिए एक केस फाइल कर दिया। टैक्स अथॉरिटीज अलाउड 3,50,000 एज ए डिडक्शन इन द ईयर 2007। बैड डेट कितना किया था, 5 लाख। टैक्स वालों ने कितना अलाउ किया, 3.5 लाख का अलाउ किया। ये बात हो रही है 2007 की। आगे चले, इन द टैक्स ईयर 2010, अगर तो बात रहती 2007 तक, तो फिर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का बैड डेट ऐड कर देते और टैक्स का बैड डेट माइनस कर। अगर तो बात 2007 की होती तो हम यहां तक रहते, लेकिन बात कहते हैं ना, बात मुझे तू बढ़ाती है, बात इसने बढ़ा दी है। ठीक है,
टैक्स अथॉरिटीज अलाउड इन द टैक्स ईयर 2010 कोर्ट एजुडिकेटेड द केस इन द फेवर ऑफ BL, यानी कि बाल लिमिटेड को केस के उसने फेवर में कर दिया। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 compute the amount which would be added to the income or expense as the case may be if the company recovers 2 लाख रुपया। अगर कंपनी को 2 लाख रुपया रिकवर हुआ है, यहां देखें अब हम आ गए 2010 में, ये 2010 है, ये क्या है 2010, रिकवरी की बात आ गई, फॉर्मूला आ जाएगा रिकवरी का। 2010 के अंदर अमाउंट रिकवर हुई 2 लाख रुपया, अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिकवर्ड कितनी है 2 लाख, एक्चुअल अमाउंट रिकवर 2 लाख, लेस करना है एक्चुअल बैड डेट कितने थे 5 लाख, इसमें से लेस करने हैं बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन बाय टैक्स 3,50,000। इन दोनों की फिगर को एक्चुअल रिकवरी से लेस कर दें 1,50,000, कितनी पॉजिटिव आ गई 50। ये जो पॉजिटिव आ गया ये मेरी इनकम है, अगर नेगेटिव आ जाता तो मेरा एक्सपेंस है। लगी समझ? अब अगले केस में जाएं कि बैड डेट की रिकवरी हुई है 1,20,000, तो अमाउंट रिकवर्ड कितनी आ जाएगी 1,20,000। एक्चुअल बैड डेट 5 लाख ही था, बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन बाय टैक्स कितना था 3,50,000, तो 1,50,000 लेस किया तो अमाउंट क्या आ गई 30,000 से नेगेटिव, इट विल बी माई एक्सपेंस। लगी समझ है फॉर्मूले की? फॉर्मूले की समझ लगी है? ये कब यूज हो रहा है? रिकवरी के टाइम पे, टैक्स की रिकवरी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। एक्चुअल अमाउंट रिकवर्ड, जितनी अमाउंट रिकवर हुई उसमें से माइनस करेंगे क्या, जितना बैड डेट अलाउ किया लेस जितना टैक्स ने बैड डेट अलाउ किया, एक्चुअल बैड डेट लेस जितना टैक्स ने बैड डेट अलाउ किया, इनका डिफरेंस एक्चुअल अमाउंट में से माइनस करेंगे। लगी समझ? लगी समझ? तो कहते नहीं ये क्या करा दिया, समझ ही लगी क्या कह रहे हैं। तो ये अगर आपको आज इसकी हाँ जी रिपीट कर दूं? नहीं, शुक्र है। ब्रैकेट क्यों नहीं लगाई? कहाँ नहीं लगाई ब्रैकेट? ये वाली वो इसमें पहले लगा ली थी, आप लगा लें अपने पास, कोई मसला नहीं। ये ले। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर आज आपको 40% भी समझ आ गया ना तो परेशानी वाली बात कोई नहीं। इसकी हमने कल प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, मजीद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह 100% तक चला जाएगा। इसको 2-3 दफ़ा दोबारा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दिया तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आपको 40-50% भी इसकी समझ लग गई है ना तो दैट इज़ वेल इनफ। इसको कल मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा कि ये बन क्या रहा है, क्यों ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो आपके ज़िम्मे काम क्या है कि आपने घर जाके इसको दोबारा से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए।